नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण है अपने पूरी तरह से चरम पर। कहीं आक्रमण का रण सज चुका है, मैदान जंग में विनाशकारी हथियार तैनात हैं, हर तरफ हुंकार है, हर तरफ ललकार है, यलगार है। यानी इस वक्त दुनिया की धरती पर महाविध्वंस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार है। आपको स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे जो बहुत खौफनाक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो गवाही देती है चीख चीख कर कैसे दुनिया इस वक्त कयामत के अलग मुहाने पर खड़ी नजर आती है। ये है वो जंग की 3 तस्वीरें, एक एक करके समझाती हूँ। पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए। विनाश का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही घंटों में व्हाइट हाउस के सबसे खुफिया और सुरक्षित कमरे यानी कि सिचुएशन रूम में एक महा बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को जो वार्निंग दी, उससे तेहरान का कलेजा कांप उठा है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर शर्तों को नहीं माना तो अब अगर हमला होता है तो ईरान के नक्शे पर कुछ भी बचने वाला नहीं है। यानी जंग का मिशन सेट है, बस तारीख का इंतजार है। दूसरी तस्वीर, ईरान भी डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में उसी कड़क अंदाज में जवाब दे रहा है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की फौज लगातार ये कह रही है कि भाई आइए, हम अमेरिका और इजराइल का इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने धमकी दी कि इस बार वो ऐसा करारा जवाब देगा जिसे अमेरिका और इजराइल कयामत तक भूल नहीं पाएंगे। यानी साफ है, अगर युद्ध की चिंगारी भड़की तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की भट्टी में झुलस जाएगा। और अब तीसरी तस्वीर, जिसने रूस के माथे पर पसीना ला दिया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने की ही नहीं थी। यूक्रेन ने इस बार 100 से या 200 नहीं बल्कि एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन से महा हमला किया और व्लादिमीर पुतिन के तख्त को हिलाकर रख दिया। रूस का S-400 सिस्टम फेल हो चुका है और मॉस्को हो चुका है धुआं। अब घायल शेर पुतिन यूक्रेन को किस पाताल में दफन करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि रूस का पलटवार बेहद भयंकर और खौफनाक रहने वाला है। एक तरफ ट्रंप का सिचुएशन रूम, दूसरी तरफ ईरान का बारूदी गुरूर और तीसरी तरफ पुतिन का महाबदला। दुनिया सिर्फ युद्ध नहीं देख रही बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की उस खौफनाक आहट को महसूस कर रही है जो इंसानी सभ्यता को मिटाने के लिए आगे बढ़ रही है। चलिए करते हैं शुरुआत। और आक्रमण में सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान से जुड़ी हुई। क्या ईरान के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबरें हैं कि कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अहम बैठक करने वाले हैं। सिचुएशन रूम पूरी तरह से तैयार है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की ये बैठक होने वाली है और आप ये मान के चलिए ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सिचुएशन रूम की ये बैठक आने वाले वक्त की रणनीति को तय करेगी। आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मन में। जब से वो चाइना दौरे से वापस आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप मन बना चुके हैं, लगातार धमकियों पर धमकी दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मन जो बनाया गया है वो ईरान के लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा आने वाले वक्त में। फिलहाल बैठक में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी यूएस ईरान तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के सामने अमेरिका ने 5 शर्तें रखी हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को मौका दिया है। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखते हुए कहा ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपा जाए, ये मांग की गई। अमेरिका ने इन शर्तों में मुआवजे का जिक्र किया और ये स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी तरह का मुआवजा देने को तैयार नहीं है। अपनी शर्तों में तेहरान को युद्ध के हार जाने की मांग छोड़नी होगी, ये बात भी अमेरिका स्पष्ट कह चुका है। दरअसल लगातार ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो शर्तें हैं उसमें ईरान की जो संपत्ति है वो उसे जो फ्रीज की गई उसे छोड़ा जाए, जो यूरेनियम संवर्धन है वो उसका अधिकार ईरान को मिले सशर्त। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान ने जो नुकसान देखा है उसकी भरपाई अमेरिका करे। लेकिन अमेरिका कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अमेरिका की शर्तें क्या है, समझौते क्या, ये आपको बता देते हैं एक एक करके। अमेरिका ने समझौते के लिए ईरान के सामने अपनी शर्तें रख दी। अमेरिका एक और तो मुआवजे देने को पहले तैयार नजर नहीं आता, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग भी पूरी तरह से कर दी गई।
अमेरिका की शर्तें समझिए। ईरान केवल एक ही न्यूक्लियर साइट चलाएगा और बाकी सारी साइट्स को बंद कर देगा। अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को ईरान को सौंपना होगा। अमेरिका की शर्तों के अनुसार ईरान की विदेशों में फ्रीज संपत्तियां छोड़ी नहीं जाएंगी और युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ उसके लिए कोई मुआवजा भी अमेरिका नहीं देने वाला। बातचीत की शुरुआत के साथ ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी भी बंद हो, ये बात भी एक तरह से सीधे सीधे कह दी गई है अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए। अब अमेरिका का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के पहले ईरान ने भी समझौते के लिए अपनी कई मांगे रखी थी। वो ईरान की तरफ से आखिर क्या मांगे थी, समझौते आखिर किस तरह के थे, किन किन मांगों पर समझौता करना चाहता है ईरान, अब वो भी आपको बता देते हैं। ईरान का यूएस को प्रस्ताव था सभी मोर्चों पर जंग खत्म होनी चाहिए, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान के अनुसार लेबनान में इजराइल के जो हमले हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। ईरान के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी हटाई जानी चाहिए और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी ईरान के ऊपर से हटाए जाने चाहिए। ईरान ने कहा है कि विदेशों में ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज करके रखी हैं, वो सभी संपत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, फ्रीज संपत्तियां छोड़ी जाए। ईरान के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही है, कर रही है टिक टिक, और अगर बात नहीं मानी गई तो ईरान के नक्शे पर कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये ट्रंप की वो आखिरी चेतावनी है जिसने मिडिल ईस्ट को महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नेतन्याहू से 30 मिनट की खुफिया बात और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये महाविस्फोटक बयान। क्या वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में ईरान को नेस्तनाबूद करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट की धरती पर महाजंग 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये महज एक बयान नहीं, बल्कि ईरान के डेथ वारंट पर दस्तखत की तैयारी है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक फोन लाइन पर जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने थे तो चर्चा सिर्फ एक बात पर थी, ईरान का खात्मा। नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिया कि इजराइल की सेना हर स्थिति के लिए तैयार है, यानी बटन दबाने की देरी है और इजराइल के मिसाइलें तेहरान को खंडहर बना देंगी। इस बातचीत के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ वर्जीनिया के गोल्फ क्लब में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ जैसे वो चेहरे शामिल थे जिन्हें ईरान का काल माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी चीन के दौरे से लौटे ही थे कि उन्होंने ईरान पर यह कयामत वाली फाइल खोल दी। ऐसा नहीं कि अमेरिका सीधे बमबारी करना चाहता है। अमेरिका ने ईरान के सामने शांति का मुखौटा पहनकर 5 ऐसी शर्तें रखी हैं जो असल में शांति प्रस्ताव नहीं, बल्कि ईरान को घुटनों पर लाने का सरेंडर नोट है।
ये शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानकर कोई भी संप्रभु देश अपने हाथ खुद नहीं काटेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ईरान इन शर्तों को कभी नहीं मानेगा और जैसे ही ईरान मना करेगा, अमेरिका को हमला करने का बहाना मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इन शर्तों के जवाब में तेहरान ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने भी अमेरिका के चेहरे पर अपनी 5 शर्तें मार दी हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि मेज पर बातचीत तभी होगी जब अमेरिका लेबनान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान रोकेगा, ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटाएगा, जब्त संपत्ति जारी करेगा, युद्ध के नुकसान का मुआवजा देगा और सबसे बड़ी बात, होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करेगा। शर्तों का ये टकराव इस बात का सबूत है कि अब बात बयानों से आगे निकल चुकी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। ये धमकियां सिर्फ हवा में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कल यानी मंगलवार को व्हाइट हाउस के सबसे सुरक्षित और खुफिया कमरे सिचुएशन रूम में एक बेहद संवेदनशील बैठक करने जा रहे हैं। दो अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस बैठक का एकमात्र एजेंडा है ईरान पर कब, कहां और कैसे हमला करना है। ट्रंप का सब्र टूटने की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आंच आ रही है। ट्रंप अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। अगर कल की बैठक में ग्रीन सिग्नल मिल गया तो मिडिल ईस्ट में महाजंग 2 की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल के कुओं और उसकी मिलिट्री कमांड को एक साथ निशाना बनाएंगे। लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो ऐसा पलटवार करेगा कि दुनिया दहल जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक करके दुनिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर बीतते सेकंड के साथ मिडिल ईस्ट बारूद की उस भट्टी में तब्दील हो रहा है जिसका तापमान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो क्या मान लिया जाए कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या ट्रंप की ये टिक टिक करती घड़ी असल में ईरान की तबाही का टाइम बम है? इतिहास गवाह है, जब जब व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम एक्टिव होता है तब तब दुनिया के किसी न किसी देश का भूगोल बदल जाता है।
वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान के बाद क्या अब अगला नंबर ईरान का है? नेतन्याहू की शय, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और ईरान की जिद, ये वो त्रिकोण है जो मिडल ईस्ट को कयामत की तरफ खींच रहा है। अगर कल की मीटिंग में हमले की तारीख तय हो गई तो याद रखिए फिर कुछ नहीं बचेगा, ना शांति, ना ईरान का गुरूर और ना ही मिडल ईस्ट का अमन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव बरकरार है और ये मान के चलिए अगर फिर से युद्ध हुआ तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा और अमेरिका हमलों से ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका को ईरान गंभीर आर्थिक चोट देगा, पश्चिम एशिया में आर्थिक संकट आ सकता है। ये तमाम बड़ी बातें दरअसल अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस ने की है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा पश्चिमी एशिया में आर्थिक संकट आ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की जो युद्ध नीति है वो ईरान के मुकाबले बहुत कमजोर है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ डैनियल डेविस का ये दावा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरे तनाव के बीच में। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो ईरान को तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन अमेरिका को इससे ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार अमेरिकी हमलों से ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ये मान के चल रहा है अमेरिका को ईरान बहुत गंभीर आर्थिक चोट देने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए अमेरिका शायद संभल ना पाए। सीधे सीधे अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ईरान के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति बहुत कमजोर है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप बैठक करने वाले हैं, लेकिन उस बैठक से पहले ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने बैठक से पहले कहा है कि ईरान का अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, अब कुछ बचने वाला नहीं है। अब ईरान को तैयार रहना होगा अपने आखिरी प्रहार के लिए। उल्टे दिन अब शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी अहम बैठक करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ईरान को बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल इससे पहले ईरान ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर निशाना साधा और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आपको बताते हैं कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आखिर क्या बड़े कदम उठा लिए हैं। ऐसे दरअसल ईरान के टारगेट पूरी तरह से फिक्स हैं। इस बार अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरानी संसद में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की हत्या को लेकर बिल पेश किया गया, यानी यहाँ पर सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ही निशाने पर हैं। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ईरानी सांसदों ने एक नया बिल तैयार किया जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ईरान की तरफ से कहा गया ट्रंप और नेतन्याहू हिट लिस्ट में है और हिट लिस्ट में ऐसे कि उनकी हत्या की प्लानिंग की गई है। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग का पर्दाफाश किया गया है। ईरान की इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप है, ईरान की इस हिट लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू है, ईरान की इस हिट लिस्ट में सेंटकॉम के तमाम कमांडर्स भी हैं। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की तैयारी की गई है। जी हां, ईरान की सरकार अपनी तिजोरी से 500 करोड़ रुपए का नकद इनाम देगी किसे? जो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा। ईरान के अनुसार ईरान के दुनिया भर के मुसलमानों के साथ देने की अपील ईरान कर रहा है। ईरान समर्थित मुस्लिम ट्रंप की हत्या के लिए आगे आए, ये ईरान ने कहा। पूरी दुनिया में अब मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा है कि ईरान के समर्थक ट्रंप को खौफनाक सजा दें। अब
ईरान ने आम लोगों के मोबाइल पर बाकायदा एक मैसेज सर्कुलेट किया। ईरान ने लोगों से एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए रजिस्टर करने को कहा है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान को करीब 2,90,00,000 लोगों का सपोर्ट अभी तक मिल भी चुका है। हैरान करने वाली बात यह, ईरान की जनता ने करीब $25 मिलियन का फंड जुटा भी लिया है। ईरानी हैकिंग ग्रुप्स ने भी $50 मिलियन का सीक्रेट बजट दिया। ये भी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। तो समझिए प्लानिंग कितनी बड़ी है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जुड़ी हुई खबर, ईरान का जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो ईरान ने दिया है जवाब। बड़ी खबर यह कि अमेरिका का इंतजार हम कर रहे हैं। ईरान कह रहा है आइए हमारे घर में, इस बार बहुत करारा जवाब मिलेगा। ईरान कहता है कि ट्रंप एक बार फिर से गलती करने जा रहे हैं, उन्हें बार बार चिताया जा रहा है। अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। ईरान की तरफ से बड़ी बातें कही गई और ये स्पष्ट कहा गया कि इस बार अगर अमेरिका ने प्रहार किया तो उसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जवाब बड़ा घातक दिया जाएगा। आइए अब आपको बता देते हैं कि ईरान ने आखिर अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसी क्या तैयारी कर रखी है, किस रूप में जवाब देने की तैयारी ईरान कर रहा है। दरअसल ईरान की तैयारी बड़ी अचूक है। जानकारी है कि ईरान ने बाकायदा अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अब जानकारी साथ में यह भी है कि जो IRGC है उसने ईरानी नागरिकों को हथियार चलाने सिखाए हैं। वो खुद अब आए सड़कों पर, युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के अगर हालात बनते हैं तो उन हालातों से निपटना कैसे है, ये IRGC ईरान की जनता को समझा रही है। बाकायदा उसको लेकर ट्रेनिंग भी शुरू की जा चुकी है। अमेरिका इजराइल की धमकी के बाद में IRGC ने ये अपनी जनता को ट्रेनिंग देना शुरू की है। बाकायदा वीडियो सामने आया जिसमें ईरानी नागरिक ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए अब हर ईरानी तैयार नजर आता है। इसको देखकर ऐसे ही कहा जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका और इजराइल को ईरान ने दी है बड़ी चेतावनी। तो ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को चेता दिया है। ईरानी टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें मशीन गन के इस्तेमाल का तरीका एक तरह से जनता को सिखाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये बाकायदा वहां पे ईरान के एक न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा था। एक कमांडर साथ में मौजूद था और देखिए उनके हाथ में थे हथियार। बाकायदा लाइव प्रोग्राम में मशीन गन का इस्तेमाल सिखाया गया, दिखाया गया कैसे मशीन गन चलाई जाती है। ईरान के लोगों की तैयारी को दिखाता हुआ दरअसल ये प्रोग्राम था और ये उसी की एक झलक है। आज तक कभी भी किसी भी इतिहास में, टेलीविजन के इतिहास में लाइव इस तरह का प्रसारण या इस तरह की ट्रेनिंग किसी प्रोग्राम में नहीं दी गई जो ईरान में हुआ। ईरान में एक प्रोग्राम में बाकायदा लोगों को ये मशीन गन चलाना बताया गया कि कैसे मशीन गन को ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसको असेंबल किया जाता है और कैसे उसको बाकायदा उस पर हमला करने के लिए, चलाने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको एक कमांडर नजर आ रहा था। ये इस रूप में अब तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान में महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, ईरान में महिलाएं भी हथियार उठाएंगी। बाकायदा उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। राइफल को लोड करती हुई महिलाएं नजर आती है। नागरिकों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो के जरिए यूएस को धमकी देने की कोशिश की गई। ये तस्वीर देखिए, एक बार फुल फ्रेम में ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वही ईरान है जहां पर अक्सर महिलाओं के तमाम अधिकारों के हनन की खबरें सामने आती रही, लेकिन अब देखिए ये वही महिलाएं अब अपनी सरकार, अपनी IRGC, अपनी सेना के साथ में खड़ी हुई हैं और अब हथियार चलाना सिखा रही हैं। ये ईरान की ये एक नई ब्रिगेड मानो तैयार हो रही है और ये महिलाएं बताने के लिए काफ़ी हैं कि भले ही हिजाब उनके सर पर हैं, भले ही यहाँ पर उनको कमज़ोर के तौर पर दिखाने की पहले कोशिश की गई पश्चिमी मीडिया की तरफ से, लेकिन जो हकीकत है वो उससे बिल्कुल इतर। कैसे हथियार अब वो संभालने की तैयारी कर रही हैं, हथियारों को तैयार कर रही हैं। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बाकायदा इसके बाद में उनकी शूटिंग भी करवाई जा रही है प्रैक्टिस में। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अब खाड़ी का सबसे अमीर देश कूदने जा रहा है? ये कहा कि जाओ और ईरान के द्वीप पर कब्जा कर लो। ट्रंप प्रशासन का ये वो गुप्त संदेश है जिसने तेहरान से लेकर अबू धाबी तक हड़कंप मचा दिया। अमेरिका खुद मैदान में नहीं उतरेगा, लेकिन मोहरा बनाएगा
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को। आज कयामत की उस पटकथा का जल्दी से पर्दाफाश कर देते हैं, जिसके बाद में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने अबू धाबी को साफ साफ लफ्जों में कहा कि जाओ और ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा कर लो। या मालिक। ये फारस की खाड़ी का वो इलाका है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है, और यही मौजूद है ईरान का लवान द्वीप, जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी ऊर्जा शक्ति की रीढ़ की हड्डी है। ट्रंप प्रशासन के एक पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। अधिकारी ने खुलेआम कहा कि यूएई की सेना का इस्तेमाल करने से अमेरिकी सैनिकों को सीधी लड़ाई के मैदान में उतरने से बचाया जा सकेगा। जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के बजाय यूएई के जांबाज होंगे। ये अमेरिकी डिप्लोमेसी का वो खूनी खेल है जहां मोहरा यूएई को बनाया जा रहा है। और निशाना सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई पर। लेकिन कहानी सिर्फ उकसावे की नहीं है। जंग तो पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक यूएई के आसमान ने वो खौफ देखा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज किए, ईरान ने अपना पूरा गुस्सा यूएई पर निकाला था। एक या दो नहीं, पूरे 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले यूएई की धरती पर किए जा चुके हैं। इतने भीषण हमलों के बीच यूएई का बचना नामुमकिन था, लेकिन तभी एंट्री होती है दुनिया के सबसे अचूक सुरक्षा कवच यानी इजराइल के आयरन डोम की। खुद इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मोहर लगा दी कि ईरान की मिसाइलों को हवा में ही भस्म करने के लिए इजराइल ने अपनी आयरन डोम यूएई भेजी थी।
यानी इजराइल और यूएई का याराना अब मिलिट्री अलायंस में बदल चुका है। जंग की आग जितनी सुलग रही है, इजराइल और यूएई के रिश्ते उतने ही फौलादी होते जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि जब मार्च के महीने में इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, तब नेतन्याहू ने बेहद सीक्रेट तरीके से यूएई का दौरा किया था। हालांकि अबू धाबी इस दौरे से इनकार करता रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक गलियारों में साफ है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम हो चुका है। अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने ईरान के कई ठिकानों पर, जिसमें लवान द्वीप भी शामिल था, घातक एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन ठहरिए, इस महायुद्ध की स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका से हाथ मिलाकर यूएई ने अपनी सुरक्षा तो पक्की कर ली है, लेकिन अपने ही सगे पड़ोसियों को नाराज कर दिया है। खाड़ी के दो बड़े चौधरी, सऊदी अरब और कतर, इस वक्त यूएई से बेहद खफा हैं। जानकारों का मानना है कि इजराइल के साथ इस गहरे सैन्य तालमेल की वजह से बाकी अरब देश यूएई को शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यूएई गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान का मूक समर्थक बन गया है। यूएई ने जंग की शुरुआत में सऊदी अरब और कतर से कहा था कि आओ सब मिलकर ईरान को सबक सिखाते हैं, लेकिन दोनों ने यूएई को ठेंगा दिखा दिया। सऊदी अरब और कतर अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान से सीधे टकराने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट की बर्बादी। यही वजह है कि यूएई आज खाड़ी में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। ईरान ने खुलेआम यूएई पर आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ हो रही आक्रामकता में सक्रिय भागीदार है। हालांकि यूएई कहता है कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सच यही है कि अगर यूएई ने ट्रंप के उकसावे में आकर लवान द्वीप पर झंडा फहराने या कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बार ईरान बनाम यूएई की सीधी और आर पार की जंग होगी? याद रखिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई तो वो ऐसा सबक सिखाएगा जो कयामत तक याद रखा जाएगा। अगर यूएई ने ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसकर लवान द्वीप पर कदम रखा तो ईरान अपने खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अबू धाबी और दुबई के आलीशान टावरों को मलबे में तब्दील करने से पीछे नहीं हटेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का मकसद साफ है, बिना अमेरिकी खून बहाए ईरान को घुटनों पर लाना। लेकिन इस खेल में बलि का बकरा यूएई बन सकता है। देखना यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ट्रंप की इस आत्मघाती सलाह को मानते हैं या मिडिल ईस्ट को इस महाविनाश से बचा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और सिर्फ ईरान ही नहीं, यूएई की उससे दूसरे मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों में भी एक अदावत साफ तौर से नजर आती है। आइए आपको बताते हैं कि यूएई की उसके पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी क्यों है और कौन कौन से ऐसे देश हैं। दरअसल यूएई की अगर दुश्मनी की बात की जाए तो दावा किया जाता है कि सूडान संघर्ष के दौरान यूएई ने सेना के बजाय आरएएफ का एक तरह से साथ दिया और यही वजह है कि अपने तमाम मुस्लिम देशों से एक बैर ले बैठा। आरएएफ को सहयोग और हथियार दिए जाने से सऊदी अरब नाराज हो गया। यमन में सऊदी समर्थित सरकार की बजाय एक तरह से कहा जाए कि मिलिशिया का समर्थन कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद में जानकारी ये है कि सुन्नी बाहुल अरब देशों ने सीरिया के बशर अल असद में एक तरह से उनसे अब दूरी बनाना शुरू कर दी। यूएई ने 2018 में सीरिया की राजधानी में बाकायदा अपना दूतावास खोला और ईरान से युद्ध में यूएई ने अमेरिका और इजराइल का साथ दे दिया। ईरान पर जब हमला हुआ तो इस हमले के लिए जमीन और एयर स्पेस का भी इस्तेमाल यूएई ने इजराइल और अमेरिका को करने दिया था। यह भी बड़ी नाराजगी का एक मुख्य कारण रहा। अब ओपेक संगठन से अलग होने के कारण सऊदी से तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है यूएई और तमाम मुस्लिम कंट्रीज का। क्या युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा है? क्या शांति का समझौता सिर्फ एक ढोंग है? आपको दिखाते हैं कैसे 45 दिन का वो पूरा सीज फायर जिसे दुनिया राहत की सांस मान रही थी, उसे इजराइल ने चंद घंटों में तार-तार कर दिया। साउथ लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक, 5 की मौत और मासूम बच्चे भी शिकार हुए और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन का पलटवार। युद्ध विराम यानी जंग पर ब्रेक, युद्ध विराम यानी बंदूकों का खामोश होना, युद्ध विराम यानी आसमान से बरसते बारूद का थम जाना। लेकिन मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें और जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया दंग है। बार बार ये सवाल पूछ रही है कि ये कैसा युद्ध विराम है भाई। समझौते की मेज पर दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान की धरती एक बार फिर इजरायली बमों से दहल उठी। जब साउथ लेबनान के लोग ये सोचकर अपने घरों में थे कि अब आसमान से मौत नहीं बरसेगी, ठीक उसी वक्त इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने आसमान में हुंकार भरी। अभी कुछ दिन ही पहले दुनिया ने राहत की सांस ली थी जब इजराइल और लेबनान के बीच 45 दिनों की सीजफायर का ऐलान हुआ था। लगा था कि अब लाशें गिरनी बंद होंगी, बच्चों की चीखें थम जाएंगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने साफ कर दिया कि उनके शब्दकोश में शांति नाम का कोई शब्द नहीं है। इजरायली लड़ाकू विमान ने एक बार फिर साउथ लेबनान के आसमान को चीरते हुए ऐसी तबाही मचाई जिसने सीज फायर के दावों को मलबे में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल एक तरफ बम बरसा रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान के 9 इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम भी दे रहा है। यानी नीयत साफ है, तबाही अभी और होगी। और इधर हिजबुल्लाह भी शांत नहीं है, उसने भी आत्मघाती ड्रोन से इजरायली सैनिकों पर सीधा प्रहार किया।
झपकते ही कई इमारतें जमींदोज हो गई, चीख पुकार मच गई। इजराइल के इस ताजा और खौफनाक हमले में 5 लोगों के चीथड़े उड़ गए और सबसे ज्यादा कलेजा छलनी करने वाली बात यह है कि इन मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। हमला सिर्फ जान लेने तक नहीं रुका, 15 लोग इस एयर स्ट्राइक में बुरी तरह से घायल भी हुए। अस्पतालों में स्ट्रेचर पर पड़े ये वो बच्चे और महिलाएं हैं जो इजरायली जिद की कीमत चुका रहे हैं। इनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है, यानी मौत का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ ही समय में इजरायली हमलों के कारण लेबनान में अब तक 2988 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 9210 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मरने वाले सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में वो निर्दोष नागरिक हैं जो अपनी ही जमीन पर बेमौत मारे जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस सीज़फायर को लेकर ढिढोरा पीटा गया, उसकी हकीकत क्या है? इजराइल कह रहा है कि वो सीज़फायर कर चुका है, लेकिन लेबनान के 9 इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश भी दे रहा है। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि युद्ध रुक गया, दूसरी तरफ लोगों को बेघर करने का फरमान सुनाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल इस युद्ध विराम की आड़ में बड़े रीग्रुपिंग या किसी बड़े हमले की पटकथा लिख रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या हिजबुल्लाह सरेंडर कर चुका है? बिल्कुल नहीं। इजराइल अगर आसमान से बारूद बरसा रहा है, तो हिजबुल्लाह जमीन पर गुरिल्ला वार और आत्मघाती ड्रोन से पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि अगर इजराइल सीज़फायर तोड़ेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल के इस एक तरफा वार का हिजबुल्लाह भी उसी आक्रामक अंदाज में जवाब दे रहा है। इजराइल को यह मुगालता था कि उसके हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो किया, उसने इजरायली डिफेंस फोर्स के होश उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने नॉर्थ इजराइल और सीमाई इलाकों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। बयादा शहर में इजरायली सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, तभी हिजबुल्लाह के जाबाजों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सैन्य वाहन पर सुसाइड यानी कि आत्मघाती ड्रोन से सीधा प्रहार किया। इस ड्रोन अटैक में इजरायली सेना को कितना नुकसान हुआ, इसका आधिकारिक आंकड़ा भले ही सामने ना आया हो, लेकिन हिजबुल्लाह के इस तेवर ने तेल अवीव में बैठे नेतन्याहू को टेंशन जरूर दे दी है। हालांकि इजराइल की बेहिसाब हवाई ताकत के आगे हिजबुल्लाह के ये हमले
जमीन पर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि हिजबुल्लाह घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना की दलील हमेशा की तरह वही घिसी पिटी थी। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने जिन लोगों को मारा है वो इस्लामिक संगठनों के लड़ाके थे। और इजरायली सैनिकों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन इजराइल के दावों की पोल खोलती है तो कुल मिलाकर सच यही है कि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ कागजों पर है। सीज फायर सिर्फ एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसका इस्तेमाल राजनेता और देश अपनी रणनीति सहूलतों के लिए करते हैं। जब मन किया सीज फायर का ऐलान कर दिया और जब मन किया रिफ्यूजी कैंपों और मासूम बच्चों पर बम गिरा दिया। चाहे लेबनान का बॉर्डर हो या गाजा की गलियां, बारूद की गंध, लाशों का ढेर और अपनों को खोने की चीखें आज भी वैसी ही हैं जैसे सीज फायर से पहले थी। सवाल बड़ा है, क्या संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की महाशक्तियां इस तमाशे को और कब तक देखेंगी? और कब तक सीज फायर के इस महाछलावे की आड़ में निर्दोषों का खून बहता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। इजराइल और गाजा के बीच के तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। वर्ल्ड ब्रेकिंग ये है कि इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर किया है बड़ा हवाई हमला। जी हां, इस हमले में हमास कमांडर बाहा बारूद की मौत की खबर है। बाहा बारूद समेत 6 और लोग भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। इस पूरे हमले से खान यूनिस और दीर अल बलाह में जमकर दहशत नजर आती है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है क्योंकि गाजा के एक बड़े हिस्से को इजराइल के सैनिक पहले ही तबाह कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जो सेना है वो पहले ही गाजा में कत्लेआम मचा चुकी है और अब एक बार फिर से गाजा में हमला हुआ, बड़ा हमला। हमास कमांडर बाहा बारूद की मौत की खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब उस अंधी गली में पहुंच चुका है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका है। दुनिया चिल्लाती रही कि सीज फायर कर लो, शांति वार्ता कर लो, टेबल पर बैठ जाओ, लेकिन इजराइल ने सीधे सीधे साफ इनकार कर दिया। ये ऐसा लगता है कि मानो अब इजराइल की डिक्शनरी में शांति का मतलब है ही नहीं। शांति का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमास का मुकम्मल खात्मा है। गाजा के आसमान से बरसा इजराइल का वो खाल जिसने हमास के टॉप कमांडर्स को मिट्टी में मिला दिया। पहले हमास का नया सैन्य प्रमुख इज अल दीन अल हद्दाद ढेर और अब कार को चीरती हुई इजराइल मिसाइल ने हमास कमांडर बाहा के परखच्चे उड़ा दिए। एक तरफ शांति वार्ता का ढोंग, दूसरी तरफ गाजा में 72,000 से ज्यादा मौतें। आखिरकार नेतन्याहू ने हमास के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को कैसे हिलाकर रख दिया? क्या हमास अब पूरी तरह अनाथ हो चुका है? एक के बाद एक हमास के आकाओं को इजराइल चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। पिछले शुक्रवार को गाजा सिटी में इजराइल ने हमास के नवनियुक्त सैन्य कमांडर इजल दीन अल हद्दाद को उसकी पत्नी और बेटी समेत ढेर किया था। अल हद्दाद जो 7 अक्टूबर के नरसंहार का आखिरी जीवित मास्टरमाइंड था, अभी हमास इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि इजरायली खुफिया एजेंसी और वायुसेना ने एक और बड़ा शिकार कर लिया। चलती कार में हमास के सीनियर कमांडर बाहा को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस खूनी खेल के बीच गाजा की जमीन पर क्या हो रहा है? वहां मौत का आंकड़ा 72,000 के पार जा चुका है।
कथित युद्ध विराम के बीच भी खान यूनुस और दीर अल बलाह में बम बरस रहे हैं। भूख से तड़पते लोग जब रसोई घर में खाना लेने जा रहे हैं तो उन पर मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ ने कसम खा रखी है कि वो 7 अक्टूबर के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। गाजा की सड़क पर दौड़ती एक कार जिसमें हमास का सीनियर कमांडर बाहा सवार था, उसे क्या पता था कि आसमान से इजराइल का दूत उस पर नजर रखे हुए है। एक जोरदार धमाका हुआ और बाहा बारूद अपनी कार समेत जिंदा जलकर राख हो गया। इस हमले ने हमास को घुटनों पर ला दिया, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल ने गाजा सिटी में हमास के सबसे बड़े सैन्य चेहरों में से एक इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराया था। अल हद्दाद कोई मामूली नाम नहीं था। सिनवार की मौत के बाद इसी शख्स ने हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाली थी। ये हमास की उस क्रूर आंतरिक सुरक्षा इकाई मस्जिद का हिस्सा था जो इजराइल के जासूसों को बेरहमी से तड़पा कर मारती थी। 7 अक्टूबर के हमलों को डिजाइन करने वाली मिलिट्री काउंसिल का ये मुख्य रणनीतिकार था। इजरायली सेना के मुताबिक अल हद्दाद इतना शातिर था कि खुद को बचाने के लिए उसने इजरायली बंधुकों को 24 घंटे ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल बनाकर रखा था, लेकिन इजराइल ने बिना चूके उसे उसकी पत्नी और बेटी समेत मिट्टी में मिला दिया। हमास के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा सिर्फ कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसने कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता की अर्थी निकाल दी है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी, लाशों के इतने बड़े ढेर के बाद भी दोनों पक्ष समझौते की मेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों शांति वार्ता पूरी तरह ठप पड़ी है? इसके पीछे 5 ऐसे बुनियादी पेच हैं जिन्हें सुलझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। पहला सबसे बड़ा कारण है हमास के निशस्त्रीकरण पर इजराइल की कड़क जिद। नेतन्याहू का साफ कहना है कि हमास को अपने सारे हथियार सौंपने होंगे और गाजा के नियंत्रण से बाहर होना होगा। वही हमास इसे अपनी मौत का वारंट मानता है। उसका कहना है कि हथियार छोड़ना फिलिस्तीनी वजूद को हमेशा के लिए दफन करने जैसा होगा। दूसरा पेच है दोनों के धुर विरोधी लक्ष्य। हमास चाहता है कि इजराइल गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटाए और स्थायी युद्ध विराम करे, जबकि नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति के चलते सिर्फ एक अस्थायी मानवीय रोक चाहते हैं। तीसरा बड़ा विवाद है बंधकों और कैदियों का सौदा। 7 अक्टूबर से हमास की सुरंगों में कैद इजरायली नागरिकों के बदले हमास इजराइल की जेलों में बंद उन खूंखार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई मांग रहा है जो बड़े हमलों के दोषी हैं। इजराइल सुरक्षा कारणों से इन बड़े चेहरों को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। चौथा कारण है हमास के नेतृत्व को पूरी तरह खत्म होना। इजराइल ने इस्माइल हानिया, यहिया सिनवार, मोहम्मद सिनवार और अब अल हद्दाद जैसे हमास के लगभग पूरे शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को मार गिराया है। जब हमास का कमांड स्ट्रक्चर ही बार बार टूट रहा है तो संगठन के भीतर फैसले लेने वाला कोई केंद्रीय चेहरा ही नहीं बचा। और आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।